गर्मी में भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली देवरानी। अरे ओ चूल्हे की महारानी देवरानी, दिखाई नहीं दे रहा क्या? रसोई में कितना ज्यादा धुआं भर गया है, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ मैं यहाँ। मेरे फेफड़े आपके जैसे कमजोर नहीं है जेठानी जी। हाँ ठीक है, पर इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हूँ? चूल्हा जलने की वजह से पूरा घर आग की तरह तप रहा है। जेठानी जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मेरे चूल्हे के खाने से जलती हैं, क्योंकि घर वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कंपटीशन कर रही हूँ? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो घर में बढ़ती इस गर्मी और धुएं को रोकने के लिए ऐसा कह रही थी। पर रुको, मैं अभी माँ जी को बुलाकर फैसला करवा देती हूँ। माँ जी रसोई में आइए जरा। ऊष्मा रसोई में आती है, जहाँ चूल्हे में से ढेर सारा धुआं निकल रहा होता है और पूरे रसोई में धुआं भरा हुआ होता है। बाप रे बहू, कितना धुआं भर रखा है और इतने धुएं में मुझे क्यों बुलाया है? माँ जी, देवरानी जी और मुझे जानना है कि आपको गैस का खाना ज्यादा पसंद है या चूल्हे का? इसमें पूछने वाली क्या बात है बड़ी बहू, मुझे तो चूल्हे का ही खाना पसंद है, इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। देख लिया जेठानी जी, माँ जी के मुंह से सुन के तो विश्वास हो ही गया होगा आपको कि घर वालों को चूल्हे का ही खाना पसंद है। हे भगवान, माँ जी को भी चूल्हे के खाने की तारीफ करना जरूरी था क्या? इस तरह से तो मेरी देवरानी कभी चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं करेगी और गर्मी में हम सबको मार देगी। अब तो सास का सपोर्ट मिलने के बाद मधुरिमा हर छोटी से छोटी चीज को भी बनाने के लिए चूल्हा ही जोड़ लिया करती थी। घर में कोई वेंटिलेटर नहीं था जिससे घर का धुआं बाहर निकले, इसलिए घर में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी। घर में कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। यहाँ तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं ये मधुरिमा का चूल्हे पर खाना कब तक बनेगा। अरे जाकर देखता हूँ। पुनीत रसोई में आता है, जहाँ मधुरिमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। अरे मधुरिमा, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना। कितना स्लो खाना बन रहा है तुम्हारे इस चूल्हे पर, और इतना धीमे खाना बनने के कारण तुम्हें पता है घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और चूल्हे से निकलता धुआं और गर्माहट धपका खींच रहा है, जिससे पंखे की हवा भी गर्म आ रही है। तभी वहाँ पर तीशा और उसकी सास ऊष्मा भी आती है। देवर जी, मैं तो देवरानी को समझा समझा के थक गई कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, लेकिन मजाल है इन्होंने मेरी बात मानी हो। जेठानी जी आप चुप रहिए। नहीं बहू, तेरी जेठानी सही कह रही, तू इस चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाती है, हजारों लकड़ियां जलाती है, तब जाकर तेरा 1 से 2 खाना बन पाता है। तब तक घर में कई गुना धुआं और गर्मी बढ़ जाती है। इससे अच्छा तो बहू इन खानों को 4 स्टोव वाले चूल्हे पर बना, जहाँ 4 तरह का खाना एक बार में बन जाता है। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ इन्हें, लेकिन देवरानी जी को समझ में ही नहीं आता। सर्दी में जब देवरानी जी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो गर्मी आ गई है, वो भी तपती गर्मी। इतनी गर्मी में भला कोई चूल्हे पर खाना बनाएगी क्या? जेठानी जी आप तो चुप ही रहिए। मैं जानती हूँ आप शुरू से ही मेरे चूल्हे से जलती है, और माँ जी मुझे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जलाना नहीं आता, और ना मुझे इस पर खाना बनाना आता है, और ना ही मुझे इन गैस का खाना खाना पसंद है। इसलिए मैं शुरू से ही इस घर में चूल्हे पर खाना बना रही हूँ और ऐसे ही बनाती रहूंगी। तुम्हें इतना समझा रहे हैं मधुरिमा, और तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या ही बोले तुम्हें। ठीक है, बना लो चूल्हे पर खाना। देवरानी जेठानी की नोकझोंक के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मधुरिमा खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पूरा परिवार खाना खाता है। भूख तो बहुत तेज लग रही है, पर चूल्हे पर खाना बनने के कारण पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है, और इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ऊष्मा से मिलने के लिए पड़ोस की धरना और सुषमा आती है। अरे सुषमा, धरना, तुम दोनों आओ ना, बैठो। बहू जाओ 2 कप चाय बना लाओ। अब ऊष्मा पड़ोस की धरना और सुषमा से गपशप कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ 2 कप चाय बनाने के लिए भी मधुरिमा चूल्हा जोड़ लेती है। हे भगवान, ये लकड़ियां क्यों नहीं जल रही? चूल्हे की आंच भी कम हो रही, जल्दी से चाय पक ही नहीं रही और इतना सारा धुआं निकल रहा है। अरे उष्मा, ये घर में अचानक से इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? तेरी बहू 2 कप चाय बनाने गई है आग की भट्टी जलाने। घर में कितना धुआं भर गया है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। अपनी देवरानी को आप लोग रुकिए। अरे देवरानी जी, आपका दिमाग घुटनों में है क्या? भला 2 कप चाय बनाने के लिए कोई चूल्हा कैसे जोड़ सकता है? ये 2 कप चाय तो आप गैस पर भी बना सकती थी ना। आपको पता है हॉल में कितना धुआं भर गया है। पड़ोस के आए लोग ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पा रहे, और अब तक आपकी 2 कप चाय भी नहीं बनी है। ज्यादा ना भड़को जेठानी जी, चाय बन गई है, चाय लेकर आ ही रही थी। हटो अब यहाँ से, चाय लेकर जाने दो। मधुरिमा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है, जहाँ धरना और सुषमा तेज तेज खांस रही होती हैं। रहने दे बहू, हमारी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है, हम अपने घर जा रहे हैं, हमसे तेरी ये चाय नहीं पी जाएगी। यहाँ इतने धुएं में बैठकर, ऊपर से घर में भी इतनी गर्मी हो रही है।
इतना कहकर सुषमा और धरना वहां से चले जाते। तभी तीशा भड़कती हुई कहती है, देवरानी जी आपने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया। ये गर्मी का नॉर्मल टेम्परेचर तो हमसे सहा नहीं जा रहा, ऊपर से आप ये रोज रोज चूल्हा जलाकर घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देती हो। और बहू, जब पड़ोस के लोग आए थे तो उनके लिए कम से कम चाय गैस पर ही बना देती, चूल्हा जोड़ने की क्या जरूरत थी उस छोटी सी चीज के लिए। तेरे चूल्हे जोड़ने की वजह से पड़ोस के लोग परेशान होकर यहाँ से चले गए। माँ जी मैं देख रही हूँ अब आप भी जेठानी जी की बोली बोलने लगी हो। अब आपको भी मेरे चूल्हे से प्रॉब्लम होने लगी। पहले आपको ही मेरे चूल्हे का खाना बहुत पसंद आता था। बहू तो गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मधुरिमा चूल्हे के अंदर गोबर से बने उपले को जलाकर खाना बना रही होती। गोबर के उपले का धुआं और बदबू पूरे घर में फैल जाती है। यू कितनी गंदी सड़े हुए गोबर की बदबू आ रही है। अब क्या कर दिया देवरानी जी ने रसोई में, जाकर देखना होगा। तीशा रसोई में आती है जहाँ गोबर का काला काला धुआं निकल रहा होता है और गंदी बदबू फैली हुई होती है। देवरानी जी ये सब क्या है? मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ आपको कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, और आज तो आप ये सड़े उपले जला रही हो जिनका काला धुआं पूरे घर में भर चुका है। अरे ये शहर है और आपने तो इसे बिल्कुल गांव बनाकर रख दिया। अरे गांव के लोग भी इतना चूल्हे पर खाना नहीं बनाते होंगे जितना आप बनाती हो देवरानी जी। जेठानी जी आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने लगेंगी और मैं कुछ भी सुन लूंगी। हाँ मेरी बात मान लोगी तो छोटी हो जाओगी ना, तुम्हारा इनाम घट जाएगा। पर मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास इतनी देर तक बैठकर खाना बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और जितनी देर तक तुम चूल्हे के पास बैठी रहती हो ये सारा काला धुआं तुम्हारी नाक के अंदर जाता है। इससे तुम्हें सांस की दिक्कत, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं और गर्मी में तुम तप रही हो, तुम्हारा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। इतनी गर्मी शरीर को मत झेलने दो। वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है आजकल गर्मी का। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है सांस लेने में, और ना ही मुझे गर्मी लग रही है। और अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो जाइए कमरे में बैठिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। ओफो क्या करूं मैं इसका, इसे मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। ठीक है जा रही हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते। घर वालों के इतना समझाने के बाद भी मधुरिमा चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं कर रही थी। और एक दिन अचानक जब वो खाना बना रही होती है तो उसका शरीर आग की तरह तप जाता है और उसे चूल्हे के पास बैठे बैठे उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। सभी लोग भागकर मधुरिमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। आप लोगों से पूछना था कि आपकी बहू ईंटों की भट्टी में काम करती है क्या, आग के पास? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और तो और लंग्स में भी धुआं भरा हुआ है, जिस कारण ये ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रही हैं। जी नहीं, वो तो घर में ही रहती हैं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली डॉक्टर मेरी देवरानी किसी भट्टी में काम नहीं करती, पर चूल्हे के पास आग की भट्टी जितने टेम्परेचर में बैठकर दिन के 3 टाइम का खाना बनाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गैस या चूल्हा नहीं है, सारी फैसिलिटीज है। इवन एक गिलास पानी भी गर्म देवरानी जी चूल्हे में लकड़ियां जलाकर ही करती हैं, जिस वजह से आज इन्हें ये हेल्थ इशू हुआ है। नहीं नहीं, जल्द से जल्द इनका चूल्हा जलाना बंद करवाइए और इन्हें खुली जगह पर रखिए। अब बोलिए देवरानी जी, क्या अब भी आपको चूल्हा जलाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है। अब इतने भी ताने मत कसिए जेठानी जी, नहीं बनाऊंगी अब चूल्हे पर खाना, सीख जाऊंगी गैस को जलाना और उस पर खाना बनाना। इस दिन के बाद से मधुरिमा भी गैस का इस्तेमाल करने लगी और चूल्हे पर खाना बनाना हमेशा के लिए बंद कर देती है। इतना घटिया ब्राइडल मेकअप कर रखा है मेरी देवरानी ने, गाँव की गंवार लग रही है। बड़ी बहू, तेरे मुंह का श्रृंगार तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं माँ जी, पूरे 50,000 का मेकअप करवाया है मैंने शहर के सबसे बड़े महंगे आर्टिस्ट से। हाँ सच में बड़ी दीदी का मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो श्रृंगार के नाम पर सिर्फ काजल और बिंदी लगा रखा है। छोटी बहू तू भी बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में माँ जी, मैं भी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, मेरी दोनों बहू बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो आओ अब घर के अंदर गृह प्रवेश करो। अगले दिन सुबह मीनाक्षी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, तभी दृष्टि वहां आकर, कितनी गर्मी हो रही है रसोई में और इतना सारा खाना क्यों बना रही हो तुम? पहली रसोई का खाना बना रही हो या भंडारे का? दीदी खाना तो पहली रसोई का ही है, पर सबकी पसंद का बना है इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब जब तुमने इतना सारा खाना बना ही लिया है तो लो मैं तुम्हारे हाथों को टच कर देती हूँ, थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा। अब जहां मीनाक्षी खाना बना रही थी वहीं दृष्टि मीनाक्षी के हाथ को टच करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी सभी परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। क्या बात है, पकवान तो कई तरह का बनाया है और खाने में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। वैसे इतने सारे खाने में दृष्टि तुमने कौन सी डिश बनाई है? सुदेश, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ये सारा पकवान मीनाक्षी ने बनाया है। क्या बात है, मेरी छोटी बहू ने इतना सारा पकवान अकेले ही बनाया है।
खाना तो अच्छा बनाया है, पर दृष्टि भाभी को भी कुछ बनाना चाहिए था। आखिर आपकी भी तो पहली रसोई थी ना। तो क्या हो गया नंद जी, आप मेरे हाथ से खाना कभी और खा लीजिएगा। तभी खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गंगोत्री अपनी दोनों बहू से कहती है, बहू, शाम में तुम्हारी अंगूठी ढूंढने की रस्म है, इसलिए दोनों ही सुंदर से तैयार हो जाना। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं सुंदर ही तैयार होंगी, बाकी इस गांव की गंवार का मुझे नहीं पता। मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो सुंदर साड़ियां भी नहीं है। क्या हुआ बहू, दास क्यों हो गई? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो माँ जी, मेरे गरीब परिवार वालों ने मुझे शादी पर 2 से 3 साड़ियां ही दी थी, इसलिए मेरे पास कोई सुंदर साड़ी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, मेरी अलमारी में कई साड़ियां रखी हैं, तो उनमें से कोई एक पहन लेना। अब शाम रिंग वार्मिंग की रस्म होती है। भैया भैया गेम पर फोकस कीजिए, भाभी जीतनी नहीं चाहिए। हाँ छोटी, तू चिंता क्यों करती है, इस गेम में तो तेरा भाई ही जीतेगा। तभी मीनाक्षी के हाथों में अंगूठी आती है। लो जी, यहाँ बहू जीत गई। दूसरी तरफ सुदेश भी अंगूठी को अपने हाथों में लेकर देख छोटी, कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। हाँ भैया सही कहा, एक तरफ भैया एक तरफ भाभी जीती है। इस गेम में भाई मजा आ गया। चलो अब दोनों ही बहू को मीठी खीर खिलाओ। अमर और सुदेश दोनों ही अपनी अपनी पत्नी को मीठी खीर खिलाते हैं और मीठी खीर के साथ वो रस्म खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी रात का खाना रसोई में बना रही होती है। भाई दृष्टि सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। अरे भाभी यहाँ बैठकर फोन चला रही हो, इससे अच्छा मीनाक्षी भाभी की थोड़ी सी रसोई में मदद करवा दो। वो नंद जी, मैं शुरू से ही शहर में रही हूँ ना, मुझे खाना वाना बनाने की आदत नहीं है। शुरू से बाहर होटल रेस्टोरेंट का ही खाया है और घर में भी नौकर ही थे, तो खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी मीनाक्षी को मेरी मदद की जरूरत होगी तो वो मुझे बुला लेगी। वहीं रसोई में मीनाक्षी खाना बनाते हुए। चलो सबकी मनपसंद का खाना बन गया। कुछ देर बाद मीनाक्षी खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। क्या बात है मीनाक्षी बहू, तुम तो हर दिन मेरी पसंद का ही खाना बनाती हो। सही कहा पापा आपने, भाभी यू आर दी बेस्ट भाभी इन दी वर्ल्ड। आप हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। इस गांव की गंवार लड़की की तारीफ कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे मेरे ससुराल वाले। खाना ही तो बनाकर खिला रही है, वो तो एक नौकर भी बनाकर खिला देता है। इन्हें अपनी शहरी बहू का जरा भी ख्याल नहीं है। आज तक मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। इसी तरह रात में गंगोत्री अपनी दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है। गंगोत्री के हाथ में एक पुश्तैनी लहंगा होता है। माँ जी, आपने इस तरह से हम दोनों को अपने कमरे में क्यों बुलाया, और आपके हाथ में ये कैसा कपड़ा है? बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी लहंगा है और इस घर की हर बड़ी बहू ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म को इसी पुश्तैनी लहंगे को पहन कर किया है। हमारे घर का रिवाज है इस पुश्तैनी लहंगे को पहनना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो तो मेरी बड़ी बहू दृष्टि इस पुश्तैनी लहंगे को पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में बैठे। ये लो बहू, जरा इस पुश्तैनी लहंगे को खोल कर देखो और बताओ कैसा है। दृष्टि अपने हाथों में लहंगे को लेकर अलट पलट के देखती है। लहंगा काफी पुराना होता है और कुछ मोतियों भी जमीन पर टूटकर गिरने लगती हैं। माँ जी, इस लहंगे की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, और इतना भद्दा लहंगा जिसका रंग भी उतर चुका है, जिसकी मोतियां झड़ रही हैं, सिलाई टूट रही है। आपको लगता है कि आपकी शहरी बहू अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आपका ये लहंगा पहनेगी? सॉरी माँ जी, पर मैं आपका ये पुश्तैनी लहंगा किसी कीमत पर नहीं पहनने वाली। मैं एक्सपेंसिव, फैंसी और डिजाइनर लहंगा ही अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहनूंगी। इतना कहने के बाद दृष्टि पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और गंगोत्री का मन उदास हो जाता है। माँ जी, आप उदास मत होइए, ये पुश्तैनी लहंगा पहनने का रिवाज मैं पूरा करूंगी इस घर का, और मैं पहनूंगी आपके इस पुश्तैनी लहंगे को मुंह दिखाई की रस्म में। रही इनकी सिलाई टूटने और मोती झड़ने की बात, तो मैं उन्हें सुई धागे से खुद ठीक कर लूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू, तुमने इस घर के पुश्तैनी लहंगे को पहनने के रिवाज को बरकरार रखा। अब रात में मीनाक्षी अपने कमरे में पुश्तैनी लहंगे के टूटी फूटी मोती सिलाई को सिलती है। मीनाक्षी आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। जी बस हो गया, आ रही हूँ। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म पर मीनाक्षी अपनी सास के दिए हुए पुश्तैनी लहंगे को पहनती है। वहीं शहरी बहू एक बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा पहनती है, जिसके ब्लाउज का नेक बहुत ज्यादा डीप होता है। ब्लाउज के स्टेप भी बहुत पतले होते हैं। लहंगे का गाउन दोनों तरफ से कटा होता है, जिससे उसकी टांगें भी पूरी तरीके से दिख रही होती हैं। कुछ देर में पड़ोस के सभी लोग घर में एकत्रित हो जाते हैं। अरे बाप रे, गंगोत्री की बहू तो देख कैसे कपड़े पहने हैं मुंह दिखाई की रस्म में। मुंह दिखाई से पहले तो यहाँ बहू की तन दिखाई की रस्म हो रही है। हाँ, सच में कितनी बेकार लग रही, चारों तरफ से शरीर दिख रहा है इसका। वहीं दूसरी बहू को देख, उसने कितना सुंदर लहंगा पहना है। ऐसा ही सेम लहंगा मैंने भी अपनी शादी में पहना था। मुझे इस बहू के लहंगे की पसंद बहुत अच्छी लगी। अरे आपस में ही खुसर फुसर करती रहोगी, बताओगी नहीं कि बहू कैसी लगी?
बहू तो तेरी ठीक है गंगोत्री, पर तेरी छोटी बहू ज्यादा सुंदर लग रही है और उसका लहंगा भी हमें बहुत पसंद आया। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा, आखिर पुश्तैनी लहंगा जो पहना है मेरी बहू ने। हाँ, तेरी बहू के ऊपर ये पुश्तैनी लहंगा बहुत जच रहा है और बहुत बहुत सुंदर लग रही है। हमारे गांव की दुल्हन ऐसी होती है जैसी तेरी ये बहू लग रही है। किसी ने सही कहा है, गंवार हमेशा गंवार ही रहते हैं। मैंने इतने पैसे लगाकर अपना ये एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा खरीदा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस गांव की गंवार लड़की का वो पुराने जमाने का पुश्तैनी लहंगा पसंद आ रहा है और इतनी तारीफ कर रहे हैं उस पुश्तैनी लहंगे की ये लोग। ये चल गंगोत्री, हम लोग चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई है। तेरी दोनों ही बहू अच्छी हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छी वो है जिसने ये पुश्तैनी लहंगा पहना था तेरा। अब सभी लोग मीनाक्षी के पहने उस पुश्तैनी लहंगे की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह आए दिन मीनाक्षी की घर में सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि उसने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा था। भाभी, मीनाक्षी भाभी, मेरा लंच का है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लो ना काजल, ये रहा तुम्हारा लंच बॉक्स। मीनाक्षी जी, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए आपने? जी जेठ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मेरे गांव की बहू कितनी समझदार है, एक टांग पर पूरा घर संभाल रखा है। ऐसी बहू भगवान सबको दे। घर वाले कुछ ज्यादा ही नहीं इस गांव की गंवार मीनाक्षी की तारीफ करते हैं, जिसके मुंह पर देखो मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये लोग मुझे भी पसंद करें जैसे इसे करते हैं। ये सब देखकर दृष्टि भी घर के काम करना शुरू करती है और सबके लिए खाना बनाती है, पर खाना खाते ही सब खाने को मुंह से थूकते हुए कहते हैं, छी, कितना गंदा खाना बनाया है। राम राम राम, मुंह खराब कर दिया सारा खाना खिलाकर तो। दृष्टि अपने कमरे में आके, मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरे ससुराल वालों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब वो अपना शहरी एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए और उस गांव की लड़की मीनाक्षी से सीखना चाहिए कि वो कैसे इस घर को संभाल रही है, तभी उसकी तरह सब मुझे भी पसंद करेंगे। दृष्टि मीनाक्षी के पास आती है। मीनाक्षी, तुम इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल लड़की कैसे हो, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी सीखना है ताकि तुम्हारी तरह सब मेरी भी तारीफ करें। देखिए, मैं जिम्मेदार लड़की इसलिए हूँ क्योंकि मैं शुरू से गांव में रही हूँ, तो मुझे परिवार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। आप शहर में रही हैं इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताइए, मैं आपको सारी चीज अच्छे तरीके से सिखा दूंगी। इस दिन के बाद से दृष्टि ज्यादा से ज्यादा समय मीनाक्षी के साथ बिताने लगती है, जिसके बाद हमारे गांव की बहू मीनाक्षी शहरी बहू दृष्टि को घर के सभी काम को बहुत अच्छी तरीके से सिखा देती है।